Hello and welcome everyone on our channel. This is Ashish Kumar and I welcome you all in yet another session of class 10th English बिहार बोर्ड कोर्स। हम लोग अभी पिछले कुछ दिनों से इंग्लिश रीडर पैनोरामा इंग्लिश रीडर जो सप्लीमेंट्री बुक है उसके चैप्टर्स को कर रहे थे और हम लोगों ने 7वां चैप्टर जो कि था लव डिफाइल्ड रिटन बाय गिरधर झा, जिसके लेखक हैं गिरधर झा, उस कहानी को हम लोगों ने पढ़ा। एंड नाउ आई एम हियर टुडे to talk about some question and answers, probable question and answers for 2021 examination। आज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके बीच में वो questions और answers जिनके 2021 में आने की कुछ संभावनाएं हैं। तो rather than wasting our time, समय को बर्बाद किए बिना let's move on to our topic, अपने टॉपिक पर आगे चले and let's talk about some of the probable objective questions। और हम लोग कुछ objective questions की पहले बात कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा कि हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी लव डिफाइल्ड। इस कहानी लव डिफाइल्ड के लेखक का नाम क्या है? तो आंसर है गिरधर झा। गिरधर झा ने ही यह कहानी या यह आर्टिकल लव डिफाइल्ड लिखा है। व्हाट वाज द नेचर ऑफ द गर्ल। इस कहानी में लड़की का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वह कैसा है? तो द आंसर इज जेंटल, सौम्य। क्योंकि वो जब इतना बड़ा सदमा वाला समाचार भी सुनती है कि वह उससे शादी नहीं करेंगे, उसके बावजूद वो गुस्सा नहीं करती है और शालीनता पूर्वक उनसे अच्छे से ब्रेकअप करके चले जाती है। तो उसका जो प्रवृत्ति है, जो उसका स्वभाव है, बिल्कुल सौम्य स्वभाव है। तो आंसर होगा जेंटल। तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा कि द गर्लफ्रेंड्स हस्बैंड हैड वांटेड टू बिकम अ। गर्लफ्रेंड का जो हस्बैंड है, जिनसे उनकी शादी हुई है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन वो आईएएस नहीं बनना चाहते थे। वो क्या बनना चाहते थे? तो जवाब है जर्नलिस्ट, पत्रकार। वह पत्रकार बनना चाहते थे। पहला प्रश्न था कि लव डिफाइल्ड कहानी के लेखक कौन है? जवाब हुआ गिरधर झा। दूसरा प्रश्न है कि इस कहानी में लड़की का स्वभाव कैसा है? जवाब है जेंटल, सौम्य। तीसरा प्रश्न है कि लड़की के जो पति हैं वो क्या बनना चाहते थे? तो जवाब है जर्नलिस्ट यानी पत्रकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉज नॉट ऑनेस्ट इन हिज रिलेशनशिप। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, HONEST। इसे हॉनेस्ट नहीं प्रोनाउंस करते, इसे प्रोनाउंस करते ऑनेस्ट। इसमें H साइलेंट रहता है। इसका मतलब होता है ईमानदार। और रिलेशनशिप का मतलब हो गया रिश्ता। रिश्ते में कौन ईमानदार नहीं था? तो जवाब है द नैरेटर, लेखक। उन्होंने ही ब्रेकअप किया था। उन्होंने ही बोला था कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। यानी धोखा किसने दिया था? कौन बेईमान था? तो जवाब है द नैरेटर, लेखक स्वयं। पांचवा प्रश्न है लव डिफाइल्ड इज अ स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द नैरेटर विद हिज ब्लैंक स्पेस। लव डिफाइल्ड एक कहानी है नैरेटर के रिश्ते को लेकर के। रिश्ता उनके साथ था और उनकी गर्लफ्रेंड। जवाब है गर्लफ्रेंड के साथ का। यानी लेखक और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच के रिश्ते की ही कहानी है लव डिफाइल्ड। छठा नंबर प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ गर्ल शी वाज। किस तरह की लड़की थी वह? यानी नैरेटर की जो गर्लफ्रेंड थी वो किस प्रकार की लड़की थी, किस तरह की लड़की थी? तो जवाब है ए लेटेस्ट मॉडर्न एजुकेटेड गर्ल। मतलब कि आजकल की पढ़ी लिखी हुई लड़की थी। तो फिर से इनको जरा कर लें कि अपने रिलेशनशिप में कौन ईमानदार नहीं था? तो जवाब है नैरेटर, लेखक। लव डिफाइल्ड नैरेटर और किसके बीच की कहानी है? तो जवाब है नैरेटर और उनके गर्लफ्रेंड की। जवाब है गर्लफ्रेंड। और किस तरह की लड़की थी वह? उनकी गर्लफ्रेंड, कहानी की नायिका भी कह सकते हैं। वो किस तरह की लड़की थी? तो लेटेस्ट मॉडर्न एजुकेटेड गर्ल, आजकल की पढ़ी लिखी हुई लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 7 द नैरेटर ब्लैंक स्पेस अप विद हिज गर्लफ्रेंड। नैरेटर ने या कथाकार ने ब्लैंक स्पेस किया अपने गर्लफ्रेंड के साथ। तो जवाब है ब्रोकअप, यानी रिश्ता तोड़ दिया। ब्रेकअप एक टर्म है, आप लोगों ने शायद सुना ही होगा। ब्रेकअप का मतलब ही होता है रिश्ता तोड़ना या रिश्ता तोड़ देना। तो ब्रेक का पास्ट हो गया ब्रोक, ब्रेक V1 है तो उसका पास्ट हो गया ब्रोक V2। तो नैरेटर ने क्या किया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? रिश्ता तोड़ दिया था। तो द नैरेटर ब्रोक अप विद हिज गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में कि द ऑथर वेंट टू हिज एक्स गर्लफ्रेंड्स मैरिज अनस्कॉटेड बाय हिज ब्लैंक स्पेस।
जो लेखक है वो अपने एक्स भूतपूर्व गर्लफ्रेंड के शादी में गया बिना अपने ब्लैंक स्पेस के, तो जवाब है वाइफ, बिना अपनी पत्नी के। जब वो शादीशुदा थे तो उनको अपनी पत्नी को भी साथ में ले जाना चाहिए था, लेकिन वो ये सोच के नहीं ले गए कि पता नहीं क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, कोई बखेड़ा खड़ा ना हो जाए, उनको डर था। इस वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को लिए बिना अकेले ही चले गए अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में, तो जवाब है वाइफ। 9वां नंबर प्रश्न है, द नैरेटर रियलाइज्ड दैट हिज कैरेक्टर वाज एज ब्लैंक स्पेस एज हिज बुक्स। नैरेटर को एहसास हुआ, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना। स्पेलिंग में आप देख रहे होंगे एक छोटा सा फर्क है, वहां ZE है और यहाँ SE है। वो अमेरिकन स्टाइल से टाइपिंग में ऐसा हो जाता है, अगर सुधारा नहीं जाता है तो वो अमेरिकन स्टाइल से सही है, और हम लोग ब्रिटिश स्टाइल फॉलो करते हैं, उस हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए। आप जब लिखेंगे तो ऐसे ही लिखिएगा, एहसास होना या एहसास करना। तो नैरेटर को ये एहसास हुआ कि उसका जो चरित्र है वो उसके किताबों की तरह ही है, उसकी किताबों में ब्लैंक स्पेस चरित्रों की तरह है, तो जवाब है अगली। अगली का मतलब बदसूरत, खराब, कुरूप। जैसे पात्र वो अपने किताबों में गढ़ते थे, जैसे वो अपनी कहानियों में पात्र गढ़ते थे, जैसे किसी को शैतान बना दिया, किसी को कुरूप बना दिया, तो उनको लगा कि मैंने जो पात्र गढ़े हैं मेरा स्वभाव भी तो वैसा ही है, जैसा वो हमारा पात्र शैतानी कर रहा है, जैसा वो कुरूप है, वैसे मैं भी तो शैतानी कर रहा हूं, मेरा भी तो अंतर्मन उसी तरह से बेहुदा है, कुरूप है। तो ऐसा उनको एहसास होने लगा शादी में जाने के और ये सारी बातें सुनने के बाद। 10वां नंबर प्रश्न है, द ब्लैंक स्पेस इनवाइटेड हिम टू हर मैरिज। रिक्त स्थान, द नैरेटर्स ब्लैंक स्पेस, नैरेटर की ब्लैंक स्पेस ने उनको अपनी शादी में बुलाया था या आमंत्रित किया था, तो जवाब है गर्लफ्रेंड। नैरेटर की गर्लफ्रेंड ने उनको अपनी शादी में बुलाया था। फिर से एक बार देख लें, द नैरेटर ब्रोक अप विद हिज गर्लफ्रेंड, नैरेटर ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता तोड़ा था। नैरेटर या ऑथर अपने एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में गए थे, किसके बिना, तो जवाब है वाइफ, पत्नी के बिना। नैरेटर को यह एहसास हुआ कि उनका चरित्र उनकी किताब के ब्लैंक स्पेस चरित्रों की तरह था, तो अगली मतलब कि खराब, और नैरेटर के गर्लफ्रेंड ने उनको अपनी शादी में बुलाया था, तो जवाब है गर्लफ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 आपके बीच में ये रहा कि द नैरेटर प्रॉमिस्ड टू मैरी हिज गर्लफ्रेंड इफ ही बिकेम ब्लैंक स्पेस। नैरेटर ने अपनी गर्लफ्रेंड को वादा किया था कि वह उनसे शादी कर लेंगे यदि वह बन जाते हैं क्या, रिक्त स्थान में भरना है, तो जवाब है एन IAS ऑफिसर, एक IAS अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो उन्होंने वादा किया था अपनी गर्लफ्रेंड को कि यदि वह एक IAS अधिकारी बन जाते हैं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेंगे, तो जवाब है एन IAS ऑफिसर। 12वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि द बॉय इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड डेवलप्ड कोल्ड फीट्स टुवर्ड टाइंग द नॉट विद द गर्ल ड्यू टू। जो कहानी में लड़का है वह लड़की, टाई द नॉट का मतलब होता है शादी करना, टाई द नॉट का मतलब होता है शादी करना, शादी के बंधन में बंधना, तो शादी करना। लड़की से शादी करने में वह कोल्ड फीट महसूस कर रहा था। कोल्ड फीट का मतलब होता है असहज, डेवलप कोल्ड फीट का मतलब होता है असमर्थ या असहज, मतलब करने में योग्य ना हो पाना। तो वह लड़की के साथ शादी करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे ड्यू टू के वजह से, किसके वजह से, तो जवाब है पेरेंटल ऑपोजिशन, यानी मां बाप के विरोध की वजह से। मैंने कुछ शब्दों के अर्थ यहां लिख दिए हैं, देख लें। कोल्ड फीट का मतलब असमर्थ महसूस करना या डर जाना भी कह सकते हैं। उसके बाद इसमें जो हम लोगों को एक मिला था टाई द नॉट, शादी का बंधन मानना, वो तो मैंने बता ही दिया। देखिए मैंने लिखा है ड्यू टू के वजह से, और अपोजिशन का मतलब हो गया विरोध। अपने पैतृक विरोध की वजह से, यानी माँ बाप के विरोध की वजह से उन्हें उस लड़की के साथ शादी करने में डर लगता है, तो जवाब है पेरेंटल ऑपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्यूरेशन ऑफ द लव अफेयर इन द लव डिफाइल्ड वाज। लव डिफाइल्ड नामक कहानी में ये जो लड़का और लड़की हैं इनके बीच में कितने वर्षों तक रिश्ता चला, तो जवाब है 8 years, 8 साल तक वो दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में थे, बाद में ब्रेकअप कर लिया। फिर से तीनों को जवाब को एक बार फिर से मिला ले। नैरेटर ने वादा किया था लड़की से कि वो शादी करेंगे यदि वह बन जाएंगे, तो जवाब है IAS ऑफिसर।
लड़का जो है कहानी का, वह लड़की से शादी करने में डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि अपने माँ बाप के विरोध की वजह से। जवाब है माँ बाप का विरोध। और दोनों के बीच में कितना लंबा, कितनी अवधि तक का रिश्ता चला था, तो जवाब है 8 ईयर्स। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, कितनी अवधि तक उन लोगों का रिश्ता चला था, तो जवाब है 8 साल तक। कितने समय तक चला था, तो 8 साल तक। लास्ट 2 क्वेश्चन के साथ ये रहा आपके बीच में मैं पहला, मतलब 14वां प्रश्न है, गिरधर झा इज ए ब्लैंक स्पेस। आज के डेट में गिरधर झा क्या हैं, तो जवाब है ए सीनियर जर्नलिस्ट, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। और लव डिफाइल्ड वाज पब्लिश्ड इन, लव डिफाइल्ड नामक ये जो लेख है ये छपा था कब, जवाब है 1996 में, 1996, तभी वो दिल्ली के एडिशन में हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था इनका लेख पहला। तो इस प्रकार हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस खत्म हुए, और इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे हिसाब से काफ़ी हैं 2021 के हाल फिलहाल के परफॉर्मेंसेस को देखते हुए। इसमें से अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से डील कर लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी देखते हैं। चलिए, डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चन में पहला प्रश्न ये रहा, इट वाज सो टिपिकल ऑफ हर विटी टू द हिल्ट, अंडरस्टैंडिंग टू अ फॉल्ट, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द गर्ल इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस वक्तव्य के हिसाब से लड़की का चरित्र चित्रण कीजिए। पहले तो समझे कि विटी का मतलब क्या होता है, WITTY, विटी का मतलब होता है हाजिर जवाब, जो तुरंत किसी चीज का जवाब दे दे दिमाग से, अपनी क्षमता से, कुशलता से, उसे विटी कहते हैं। और हिल्ट मतलब क्या होता है ये समझ लें, हिल्ट का मतलब होता है तलवार का मूठ, मतलब मुहाना, जिससे हम तलवार को पकड़ते हैं, ये हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये ऊपर तलवार हो गया, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हिल्ट कहते हैं। तो इसका क्या अंतर आप अर्थ समझ रहे हैं कि वो बहुत हाजिर जवाब थी तलवार के ऊपरी हिस्से से, नहीं। जवाब हुआ इट वाज सो टिपिकल ऑफ हर विटी टू द हिल्ट, मतलब कि वो ऊपर से, जो ऊपर ही ऊपर जो उसका मजबूत जड़ था जिसको आप कह सकते हैं, वो उसके ऊपर इतनी हाजिर जवाब थी, अंडरस्टैंडिंग टू ए फॉल्ट, कि किसी भी गलती को वो तुरंत समझ लेती थी। मतलब वो गलती को समझ करके कितनी आसानी से गलती का उत्तर निकाल ले, या उस गलती का जवाब निकाल ले, उस कमी का जवाब निकाल दे, उस कमी को दिखा दे कि वो कमी ही नहीं है। इस किस्म का चरित्र था उस लड़की का। तो इसी पर कह रहा है कि इस जो वक्तव्य को लेखक ने कहा है कि वो इतनी हाजिर जवाब थी कि वो गलती में भी अच्छाई निकाल डाले, इस लाइन के ऊपर आप उस लड़की को क्या समझे हैं, इसका चरित्र चित्रण करिए। तो देखिए जवाब क्या लिखा हुआ है कि द गर्ल वॉज वेरी काइंड इन नेचर, लड़की, सॉरी, वेरी जेंटल इन नेचर, लड़की जो थी वह स्वभाव से बहुत ही विनम्र थी। शी रिप्रेजेंट्स द लेटेस्ट प्रोटोटाइप ऑफ अ मॉडर्न एजुकेटेड गर्ल, वो आज कर की एक पढ़ी लिखी हुई लड़की का एक सटीक उदाहरण पेश करती है। शी फील्स ए काइंड रिमोर्स इन हर, शुरू शुरू में जो है उसे अपने ऊपर आत्मग्लानि होता है। रिमोर्स का मतलब आत्मग्लानि, दुख, पछतावा कह सकते हैं। जब वो ये खास कर सुनती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उससे शादी नहीं करना चाहता है। बट एट वंस शी इज हैप्पी टू मीट द नरेटर। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, लेकिन तुरंत वह इस बात के लिए खुश हो जाती है कि चलो नहीं शादी कर रहा है तो ना सही, लेकिन जीवन में ये तो हुआ कि मैं उसके साथ 8 वर्षों तक रही और उस इंसान ने मुझे ढेरों खुशियां दी, इस बात को लेकर के वह खुश हो जाती है। तो मतलब ये कि अंदर से वो कितना भी दुखी रहती हो, लेकिन तुरंत वो उस दुख को दूर करते हुए अपनी हाजिर जवाबी से उस दुख में से भी कुछ अच्छा ढूंढ लेती है। यह है लड़की का नेचर, यह है उसका चरित्र। स्वभाव से इतनी सौम्य है कि वो किसी भी कठिन परिस्थिति में भी आसानी से उस परिस्थिति को झेल जाएगी। तो ये हुआ उसका पूरे का पूरा चरित्र चित्रण। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। फिर एक स्टेटमेंट दिया हुआ देखें, द लाउडर आई टॉक्ड अबाउट माई वर्च्यूज द फास्टर आई मेड ए फूल ऑफ माई सेल्फ। वर्च्यूज का मतलब क्या होता है, गुण, विशेषता कह सकते हैं। तो कह रहा है कि द लाउडर आई टॉक्ड अबाउट माई वर्च्यूज, मैंने जितना जोर जोर से अपने गुणों के बारे में हाँका, यानी जितना जोर जोर से मैंने बताया कि मेरे अंदर ये अच्छा ये वो अच्छा ये वो अच्छा ये, द फास्टर आई मेड फूल ऑफ माई सेल्फ, उतनी ही तेजी से मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा था। तो स्केच द कैरेक्टर ऑफ द नरेटर इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस लाइन को पढ़ने के बाद आप नरेटर का चरित्र चित्रण करिए
कि इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि जितना मैं अपने आप को दिखा रहा था कि मैं गुणी हूं, उतना ही ज्यादा मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा था। तो इस देखिए इसके ऊपर मैंने जो आंसर प्रिपेयर करा है वो ये है कि द नरेटर हैज आल्सो द सेंस ऑफ रिमोर्स एज द गर्ल हैज। मतलब लेखक को भी वो दुख की अनुभूति हुई जो गर्ल को हुई थी या जो गर्ल को हुई। He could not define his own tender feeling of love in practical way। और वह अपने जो टेंडर का मतलब होता है कोमल, यहाँ टेंडर का मतलब ठेका नहीं है, यहाँ कोमल अर्थ होता है टेंडर का। वह अपनी उस कोमल भावनाओं को व्यवहारिक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। So he exposes a natural weakness within himself। तो इससे ये दिख रहा है कि उनके अंदर एक अंतर्गत या अंतर्निहित अंदर में बसा हुआ एक कमजोरी है। He sees himself a fool for himself। और उन्हें लगता है कि वो अपने आप में मूर्ख हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं लेकिन फिर भी वह अपने प्यार को ही किसी के सामने ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये दिखा रहे हैं कि वो उनके ऊपर माँ बाप ने उनको जबरदस्ती कहा है शादी करेंगे दूसरे के साथ, तो वो करने पर तैयार हो गए हैं। जब बहुत ज्यादा गुणी हैं, हर तरह से समर्थ हैं, तो उन्हें तो अपने माँ बाप को भी समझाना चाहिए था कि नहीं, वह लड़की मेरे लिए सबसे बेहतरीन लड़की है, उसके साथ मैंने 8 साल जिंदगी के दिए हैं, मैं उसके साथ ही खुश रह सकता हूँ। लेकिन वह ये नहीं कर पा रहे हैं, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और उनका ये कहना बार बार उनको लग रहा है कि मैं अपने जो दूसरों को बताते रहता हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये गुण है, वो गुण है, ये तो मैं अपने आप को बेमूर्ख बना रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर से कमजोर इंसान हूँ। तो वह अपने आप को अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। पूरे का पूरा कैरेक्टर उनका ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है कि अपने आप को अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। जबकि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो अपने आप को अंदर से इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उसने एडवर्स सिचुएशन में भी, विपरीत परिस्थिति में भी बड़े आराम से, कोमलता के साथ, सौम्यता के साथ रिश्ते को खत्म कर दिया था। तीसरा नंबर प्रश्न आपके बीच में ये रहा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई रियलाइज्ड आई वाज सो अगली फ्रॉम विदिन and despite our 8 years of togetherness her goodness had not rubbed off me in any way। what made the narrator feel so। पहले इसकी हिंदी समझ लें। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, अपने जीवन में पहली बार, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, आई वॉज सो अगली फ्रॉम विद इन, कि मैं अंदर से कितना कुरूप हूं, कितना घटिया हूं। एंड डिस्पाइट आवर 8 years of togetherness, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, 8 साल एक साथ रहने के बावजूद, हर गुडनेस हैड नॉट रब्ड ऑफ ऑन मी एनीवे, उसका जो अच्छाई था वो किसी भी तरह से मेरे ऊपर से खत्म नहीं हुआ है। मतलब 8 साल हम लोग रिलेशन में रहे और जो उसने जितनी अच्छाइयां की हैं वो उसे मैं भुला ही नहीं पा रहा हूं। वो रिलेशन, मतलब वो जो उसकी अच्छाई है वो खत्म ही नहीं हो रही है। व्हाट मेड द नरेटर फील सो, ऐसा नरेटर को क्यों लगा कि वो अंदर से बहुत घटिया आदमी है और उस लड़की की अच्छाई आज तक उसके ऊपर से नहीं मिटी है, ऐसा नरेटर को क्यों लगा? तो जवाब क्या, देखिए। द नरेटर वॉज अननोन अबाउट द इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द गर्ल। नरेटर जो थे वो अज्ञान थे उसकी मासूमियत, और सिंप्लिसिटी का मतलब हो गया सहजपन, सादगी, लड़की के सादगी से, लड़की की मासूमियत। इनोसेंस का मतलब होता है मासूमियत, और सिंप्लिसिटी का मतलब हो गया सादगी। तो वो लड़की की मासूमियत और सादगी से परिचित नहीं थे। When she invited the narrator and introduced him with her IAS husband, जब उस लड़की ने नैरेटर को अपनी शादी में बुलाया और अपने IAS पति से मिलवाया, he realized his own slackness and shortcomings, तो उन्हें अपनी गलती, अपनी कमियों का एहसास हुआ। यहाँ स्लैकनेस कहें या शॉर्टकमिंग्स कहें, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए लेखक ने दोनों टर्म यूज किए। इसका मतलब खामियां होता है या कमियां कह सकते हैं, खामियां या कमियां, कमी किसी के अंदर होती है। तब लेखक को एहसास हुआ कि उनके अंदर इस तरह की कमी है कि वह अंदर से काफी ही कमजोर इंसान है, और वो लड़की इतनी अच्छी है कि उसकी अच्छाई आज तक मेरे लिए कायम है और उसकी अच्छाई अभी कहीं से भी मरी नहीं है। क्योंकि इन्होंने धोखा दिया था, शादी में भी नहीं बुलाया, और उस लड़की ने धोखा भी नहीं दिया, रिलेशनशिप को इन्होंने तोड़ा, फिर भी उसने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बावजूद उसने अपनी शादी में इनको बुलाया और ये वहां भी गए,
अकेले गए, पत्नी को नहीं लेकर गए क्योंकि मन में चोर था। उसके बावजूद भी ये क्या देख रहे हैं कि वो जो लड़की थी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, उसने अपने पति को इनके बारे में सारी बातें बताई हो रखी होती हैं और वह बड़े ही जोश से इनसे हाथ मिलाकर बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसने आपको क्यों छोड़ा। मैंने वो ये दिखाती है कि मैंने उनको छोड़ा था, वो ये नहीं दिखाती है कि उन्होंने मुझे छोड़ा था। कितनी अच्छा ये लड़की में। तो उसके पतिदेव को यही लगा कि मेरी जो पत्नी है इन्होंने इनको छोड़ा, तो वो पत्नी से पूछ भी है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे अच्छे इंसान को इन्होंने क्यों छोड़ा। तब नैरेटर को यह एहसास हुआ कि वो अंदर से कितने घटिया किस्म के आदमी है, कितने कमजोर किस्म के आदमी हैं और कितनी अच्छी है वो लड़की कि आज भी उसकी अच्छाई उनके ऊपर हावी ही होती है। तो ये है इस सवाल का जवाब। अब आपकी किताब में दिया हुआ प्रश्न में से एक प्रश्न ये भी रहा कि हैज द गुडनेस ऑफ समवन एवर मेड यू फील वेरी मीन? एक्सप्लेन। क्या किसी की अच्छाई ने कभी भी आपको बहुत घटिया, मीन का मतलब होता है घटिया, कमीना कह सकते हैं, खुदगर्ज कह सकते हैं, घटिया ही ले लेते हैं हम। क्या कभी किसी की अच्छाई से आपको अपने ऊपर कि मैं बहुत घटिया आदमी हूं, कमीना आदमी हूं, ऐसा कभी महसूस हुआ है? अगर हुआ है तो एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें, कब हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो देखिए जवाब क्या है कि यस, हुआ है मेरे साथ ऐसा। गुडनेस ऑफ सम एल्डर मेंबर्स इन माय फैमिली एंड फ्रेंड्स मेड मी रियलाइज माय फॉलीज एंड मिस्टेक्स। कभी कभी मेरे जो बड़े हैं, मेरे परिवार के बड़े बूढ़े लोग हैं और मेरे मित्रगण, उनकी की गई अच्छाइयां, उनके किए गए चीजों से मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने कितनी गलतियां की है। फॉलीज का मतलब गलतियां हो गया, मैं उसका सिंगुलर फॉर्म लिख रहा हूं, फॉली माने गलती, तो फॉलीज माने गलतियां, एंड मिस्टेक मतलब भी वही बात है, फॉलीज एंड मिस्टेक एक ही बात है। मूर्खता और गलती कह सकते हैं, मूर्खता और गलतियां। कई बड़े लोगों को किए गए अच्छे कार्यों ने या उनके द्वारा की गई अच्छाई ने, मेरे मित्रों द्वारा की गई अच्छाई ने मुझे कई बार यह एहसास दिलाया है कि यार मैंने तो बहुत गंदा काम किया। आई लर्न मच फ्रॉम माई एल्डर्स, सीनियर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। मैं बहुत ज्यादा सीखता हूं अपने बड़ों से, अपने सीनियर दोस्तों से। जैसे क्लास 10th में आप तो क्लास 11th वाले से, क्लास 12th वाले से, 9th वाले आपसे सीखेंगे, एंड टीचर्स, और हम जैसे शिक्षकों से भी सीखेंगे, क्योंकि शिक्षक भी बहुत सारी गूढ़ बातें बताते हैं। कई बार इस शिक्षक को लोग गलत सोचते हैं, उनको गलत गालियां वालियां भी देते हैं, बच्चे तरह तरह का नाम भी रखते हैं, कई बार उनका कार्टून वगैरह भी बोर्ड पे बनाते हैं। लेकिन फिर भी टीचर कई बार आपके लिए ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि आपको एहसास होता है कि इतना कुछ करने के बाद भी यह इंसान मेरे लिए सोच रहा है। माँ बाप भी ऐसा करते हैं, कई बार दोस्त भी करते हैं, आप दोस्त की कितनी भी बुराई कर दें लेकिन वो साथ देता है। तो आपको यह एहसास कई बार होता है कि मैं कितना घटिया आदमी हूं कि मैं इनके हमेशा नुकसान करता रहता हूं, जबकि ये मुझे हमेशा पसंद करते हैं या मेरी हमेशा अच्छाई करते हैं। तो ऐसा एहसास कभी आपको हुआ है? तो जवाब था हाँ, हुआ है। और ये जवाब के साथ चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके बीच। चलते हैं आगे 5वें नंबर प्रश्न पे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में 5वां और आखिरी प्रश्न ये रहा, व्हाई डिड द नैरेटर लीव द गर्ल he loved so passionately? नैरेटर ने उस लड़की को क्यों छोड़ दिया जिसको वो जुनून की हद तक प्यार करते थे? Was he honest in his relation? क्या वह अपने रिश्ते में वफादार थे? तो जवाब क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ मैरिज, शादी की शर्त के अनुसार, द नैरेटर कुड नॉट बी क्वालिफाइंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ IAS। नैरेटर ने क्वालिफाई नहीं किया या वो पास नहीं कर पाया IAS एग्जामिनेशन को, एंड ज्वाइंड हिज प्रोफेशन एज अ जर्नलिस्ट, और उन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में अपना पेशा ज्वाइन कर लिया। नो ही वाज नॉट ऑनेस्ट इन हिज रिलेशनशिप, और इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप में ईमानदार नहीं थे। क्योंकि दरअसल में टर्म ये था दोनों के बीच में कि अगर मैं IAS बन जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो लड़की ने कहा था कि अगर तुम IAS नहीं बनते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो टेक्निकली वो दोनों एक दूसरे को जुनून की हद तक प्यार करते थे। पैशन का मतलब होता है जुनून, तो पैशनेटली का मतलब हो गया जुनूनियत। तो जिसको वो बहुत जुनून की हद तक प्यार करते थे उसे उन्होंने क्यों छोड़ दिया? तो छोड़ने का कारण ये भी था, और एक इसमें मैंने जवाब में नहीं लिखा हुआ ये, कि पैरेंटल ऑपोजिशन भी था। पहला तो ये हो ही गया कि अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ मैरिज द नैरेटर कुड नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन ऑफ IAS एंड जॉइंड हिज प्रोफेशन एज जर्नलिस्ट, एंड इसमें एक और लिख सकते हैं, ड्यू टू पैरेंटल ऑपोजिशन ही वाज फोर्स्ड टू लीव हर। पैरेंटल ऑपोजिशन की वजह से भी उसे ये एक आप आंसर जोड़ सकते हैं, एंड ड्यू टू पैरेंटल ऑपोजिशन, मां बाप के विद्रोह की वजह से या मां बाप के विरोध की वजह से
ही वॉज फोर्स्ड, उन्हें तैयार होना पड़ा, टू लीव हर, उस लड़की को छोड़ने के लिए। ये एक लाइन आप और आंसर में जोड़ सकते हैं कि according to the term of marriage the narrator could not qualify the examination of IAS and joined his profession as a journalist and due to parental opposition he was forced to leave her, और अपने माँ बाप के विरोध की वजह से उन्हें लड़की को छोड़ना पड़ा। दूसरा जो पार्ट है कि was he honest in his relation, क्या वह अपने रिलेशन में वफादार थे, तो जवाब है नो, ही वॉज नॉट ऑनेस्ट इन हिज रिलेशनशिप, वो अपने रिलेशन में वफादार नहीं थे क्योंकि उन्होंने उस लड़की को धोखा दिया और उससे शादी भी नहीं की। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। यू माइट हैव अंडरस्टूड द आंसर्स एज वेल, आपने आंसर्स को भी अच्छे से समझा होगा और कहानी की थीम और समरी को मैंने पहले ही पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया है, आप लोग उसे भी देख लें। और उसे देखने के बाद एक बारी फिर से जिन्होंने ये आज पहली बारी वीडियो देखी, दोज हु हैव कम टू आवर चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड दोज हु हैव वॉच्ड दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जिन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखा है, तो हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना रखे हैं अपने चैनल पर, आप उसको देख लें। एंड इफ यू आर न्यू वन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें अपने मित्रों फ्रेंड के साथ। और अगर आपने ये पहली बार देखा है, इस स्टोरी को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके जस्ट पहले की वीडियो देख लीजिए, उसमें लव डिफाइल्ड की पूरी समरी दे रखी है और उसके बाद के ये सारे क्वेश्चन आंसर्स है। अच्छा, मुझे एक रिक्वेस्ट आया है कि और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए, वो मुझे शायद किसी टीचर ने ही भेजा है और वो STET एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए और क्वेश्चंस चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो मैं STET के लिए कोशिश करूंगा कि अलग से चीज़ों को बनाऊं, अलग से चीज़ों को लिखूं, उसके लिए बिल्कुल अलग एक पैटर्न मैं फॉलो करूं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये जो हमारी वीडियोस बन रही है, दे आर स्पेशली मेड फॉर क्लास 10th एग्जामिनेशन और प्रोबेबल क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं 2021 एग्जामिनेशंस को लेकर के। 2021 में जो आने की संभावना है प्रश्नों को लेकर, उसी तरह के प्रश्नों को हम लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं। तो दोज हु अमंग ऑफ यू आर STET क्वालिफायर्स, और जो भी आप में से STET के क्वालिफायर्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं जो उसके लिए देख रहे हैं, do wait for some time and we will try to make some other videos related to STET examination only। हम लोग STET एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंग्लिश के कुछ और वीडियोस बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और क्लास 10th बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये सफिशिएंट मटेरियल हमारे बीच में मौजूद है। और भी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ों की प्रोज, पोएट्री, राइटिंग सेक्शन, सारी चीज़ों को, ग्रामर सेक्शन को लेकर हम लोग बहुत जल्द और भी क्लासेस के वीडियो शूट करके आपके लिए डालेंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बी रेडी फॉर द एग्जाम। Thanks for watching today. Meet you next video.